हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं टीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे आपकी डीएलएड पीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में और एकदम एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट सिलेबस हम लोग कराते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम को या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर बच्चों आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें हम लोग क्लास 14 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास काफी ज्यादा इंटरटेनिंग हो जाएगी, है कि नहीं। आज हम भूगोल की ऐसे अद्भुत टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें अपनी पृथ्वी के खजानों और मानव की कलाकारी के बारे में बताएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने पढ़ाते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिवीजन करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो एशिया यानी सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है आपका एशिया है। तिब्बत पठार है यहाँ पे, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा 65% जनसंख्या यही एशिया में आपकी है। ठीक है, यूरोप में सबसे छोटा तकनीकी उन्नति यहाँ है और प्रायद्वीपों का महाद्वीप ये कहलाता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका यानी अमेरिका का नाम कर्क रेखा व अंटार्कटिक सर्कल से गुजरता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, इंडीज पर्वत और उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, आगे बढ़ते हमने पढ़ा अफ्रीका के बारे में, जहाँ पे आपका सहारा रेगिस्तान है, नील नदी है और अंध महाद्वीप है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आपका ऑस्ट्रेलिया यानी सबसे छोटा महाद्वीप, यूकेलिप्टस के पेड़ है, पौरी का पेड़ है, 0.3% जनसंख्या यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, फिर आता है आपका अंटार्कटिका, यानी इसको सफेद महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा सफेद बर्फों से ढका हुआ है। केवल काई और लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं, मानव बस्ती यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोग की कल की क्लासेस, हम लोग ने रिवाइज कर लिया। आज हम की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 15 है। ठीक है, तो बच्चों सोचिए हमारी पृथ्वी ने हमें क्या क्या दिया है। हरे भरे जंगल, जमीन के नीचे दबे खनिज पदार्थ, और फिर मानव ने इन चीजों से क्या क्या कमाल कर दिखाया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वन यानी फॉरेस्ट की, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, और शक्ति के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्रीज की, कैसे ये सब मिलकर हमारी दुनिया चलाती है। तो तैयार हो जाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं भूगोल की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग क्लासेस। पढ़ते हैं वन के बारे में। ठीक है, तो वन क्या है, यानी पृथ्वी के फेफड़े जिसको बोलते हैं, यही वन है आपका फॉरेस्ट। ठीक है, तो वन यानी पेड़ पौधे से भरे बड़े बड़े क्षेत्र, यानी लार्ज एरिया फुल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट, जो पृथ्वी की सतह को लगभग 30% हिस्सा 30% अर्थ सरफेस कवर करता है। ठीक है, तो वन जो है आपका पृथ्वी का 30% हिस्सा जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है, पेड़ पौधे। वन हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, कैसे कौन कौन सी, लकड़ी हो गया। ठीक है, वुड कठोर भी देती है और मुलायम भी लकड़ी, दो तरीके की होती है। ठीक है, दोनों। ईंधन यानी फ्यूल, औषधियां, मेडिसिन, पत्तियां, छाल, और रेशा यानी फाइबर्स। ठीक है, सुपारी, जड़ें, ये सारी चीजें आपकी कौन वन देता है। वृक्षों के तने भी आपके क्या देते हैं, वन देते हैं। समझ में आया बच्चों, तो वन क्या होता है। देखो, वन आपका आसान भाषा में अगर हम बता दें तो पृथ्वी के फेफड़े और जीवन का आधार है वन। ठीक है दोस्तों, ये वन जो है, वन यानी पेड़ पौधे से भरे बड़े बड़े क्षेत्र, जो हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 30% हिस्सा कवर करते हैं। सोचिए हमारी धरती का 1/3 हिस्सा तो पेड़ ने ही ढक लिया। ठीक है, कुछ हिस्सा आपका पानी है। ठीक है, वन हमें क्या देता है ये हम पढ़ते हैं। तो वन हमें ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि हमारे लिए एक सुपर मार्केट है, समझे, क्योंकि ये हमको लकड़ी देता है, कठोर भी और मुलायम दोनों तरह की, जिससे घर भी बनता है, फर्नीचर भी बनते हैं। ठीक है, ईंधन खाना पकाने के लिए और गर्मी के लिए, है ना, ईंधन का यूज होता है, फ्यूल का। औषधियां यानी बीमारियों का इलाज के लिए, पत्तियां, छाल, रेशा कई चीजों बनाने के लिए। ठीक है, सुपारी, जड़ें खाने और अन्य उपयोग के लिए, वृक्ष के तने जिससे हम कई चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो वन हमें ऑक्सीजन देता है, बारिश लाते हैं और जानवरों का घर होता है वन। ये सचमुच पृथ्वी के फेफड़े हैं, समझे बच्चों। अब हम पढ़ते हैं वन के प्रकार। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लें आप लोग। क्या है,
DP डॉट पाठशाला। क्या है? DP डॉट पाठशाला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप जाएंगे, आप हमें फॉलो करेंगे, कोई भी चीज डाउट रहा करे, कोई भी चीज आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और हमारा DLED_ पाठशाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं वनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला आता है भूमध्य रेखीय उष्ण उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यानी इक्वेटोरियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखो सदाबहार वन है, इसका मतलब हमेशा हरा भरा होगा। ठीक है, भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र यानी आपका वर्षा अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं, ये देखो ये आपका सदाबहार यानी एवरग्रीन होता है, हमेशा फला फूलता रहता है। ठीक है, हर मौसम में हरे रहते हैं। ठीक है, हर मौसम में हरे रहते हैं, ताजे रहते हैं, वर्षा अधिक होती है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यानी इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखो दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिडिकुअस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है? पत्ते गिरते हैं, मौसम के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, तो मौसम के अनुसार यहाँ इसमें बदलाव होता है और पत्ते गिरते हैं मौसम में। ठीक है, इस मौसम में। तीसरा आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जो चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन यानी टेम्परेट डेडिकुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें ठंड क्षेत्रों में होता है। पतझड़ यानी ऑटोनम में पत्ते झड़ते हैं। ठीक है, तो पतझड़ जो मौसम होता है उसमें क्या होता है? उसमें पत्ते जो होते हैं झड़ते हैं। ठीक है, एवरग्रीन हमेशा नहीं रहते इसलिए। चौथा आपका था शीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन यानी टेम्परेट ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ देखो ड्राई है, इसका मतलब थोड़ी बारिश होती है, ड्राई रहता है मौसम। ठीक है, तो थोड़ी बारिश वाले फिर भी एवरग्रीन यानी सदाबहार। ठीक, पांचवा आता है आपका शीत कटिबंधीय शंकुधारी वन यानी कोल्ड कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। ये क्या होता है? आपका काटने वाली। ठीक है, तो पाइन जैसे पेड़ होते हैं, बहुत ठंडे इलाके में होते हैं, वेरी कोल्ड रीजन जैसे साइबेरिया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्या था? ये आपका था प्रकार, कितने प्रकार के आपके वन होते हैं। ठीक है, तो वनों के प्रकार आइए देखते हैं अच्छे से फिर से। तो वनों के प्रकार यानी जंगल भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या पता है कि जंगल भी कई तरीके के होते हैं? पहला आता है आपका भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यानी इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, यहाँ हर मौसम में खूब बारिश होती है। उदाहरण आपका क्या हो गया? अमेजन नदी हो गई। क्या होगा उदाहरण आपका? अमेजन का जंगल, नदी कह रहे हैं, अमेजन का जंगल। ठीक है, अमेजन का जंगल फॉरेस्ट। ठीक है, अभी हाल ही में आग लगी थी वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेडिकुअस फॉरेस्ट। इसके पत्ते मौसम के अनुसार झड़ते हैं पतझड़ में। उदाहरण क्या? भारत के ज्यादातर जंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रॉपिकल डेडिकुअस फॉरेस्ट होती है यानी उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। ठीक है, भारत में ज्यादातर जो वन है, जंगल है, वो इसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, तीसरा आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन यानी टेम्परेट डेडिकुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ये ठंडे क्षेत्रों में होते हैं और पतझड़ में इनके पत्ते झड़ते हैं। ठीक है, चौथा आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन यानी टेम्परेट ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ आपका थोड़ी बारिश होती है फिर भी हमेशा हरे भरे रहते हैं। लास्ट में आता है शीत कटिबंधीय शंकुधारी वन। ये क्या होता है आपका? यहाँ पाइन जैसे पेड़ होते हैं जिसकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। ठीक है, सुई जैसे होती हैं, निडल जैसे। ये बहुत ठंड इलाके जैसे साइबेरिया में मिलता है। समझ में आया बच्चों? प्रकाश समझ में आया वनों के? आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं खनिज पदार्थ के बारे में। खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के में अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों खनिज वो चीज है जो हमें पृथ्वी के अंदर यानी इनसाइड ऑफ द अर्थ मिलती है। ठीक है, इन्हें निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं खनन यानी या उत्खनन, खनन यानी माइनिंग। तो खनन क्या होता है आपका? खनिज पदार्थ को जमीन के अंदर से निकालना, ये आपका क्या होता है? माइनिंग यानी खनन होता है। ठीक है, जैसे आपकी खुली खदान हो गई, ओपन पाइट माइन। जब खनिज सतह के पास होती है तो वो क्या होता है? खनिज यानी जो आपका मटेरियल है, जैसे आप लोहा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लोहा आपका सतह के पास है, नीचे नहीं है, ज्यादा ऊपर ही है आपका सतह के पास। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई? खुली खदान हो गई। ठीक है, गहरी खदान क्या होती है? डीप माइन। जब खनिज जमीन की नीचे गहराई में होता है तो ये आपका गहरी खदान हो गई। समझे बच्चों के नहीं? देखो खनिज जो है आपका, हाथ जमीन के नीचे भी हमारी पृथ्वी की में कई खजाने छुपे रहते हैं, इन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं यानी मिनरल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, खनिज क्या है? खनिज वो चीज है जो हमें पृथ्वी से अंदर मिलती है। इन्हें निकालने की प्रक्रिया को खनन यानी उत्खनन कहते हैं।
यहाँ माइनिंग कहते हैं खुली खदान, ओपन पाइट जिसको बोलते हैं माइन, ओपन पिट माइन। जब खनिज जमीन की सतह के पास होता है तो ऊपरी से ही खुदाई करते हैं। गहरी खदान यानी डीप माइन, जब खनिज बहुत गहराई में होता है तो गहरी सुरंग बनाकर निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो खुली मैदान और गहरी हमने देखा। अब हम आते हैं खनिज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक मिनरल यानी धात्विक खनिज। ठीक है, तो ये क्या होता है मेटेलिक मिनरल्स? आइए देखते हैं। तो ये वो खनिज होते हैं जिसमें धातुएं यानी मेटल्स मिलती है। क्या होती है? मेटल्स मिलती है। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? लो धात्विक यानी फेरस और अलो धात्विक यानी कि नॉन फेरस। अब ये क्या होता है? आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो लो धात्विक जो आपका है ये फेरस वाला, इसमें क्या होता है? इस जिसमें लोहा की मात्रा होती है वो क्या है आपका? लो धात्विक। ठीक है, नाम ही से उसका पता चल रहा है लो यानी लोहा, तो लोहा की मात्रा इसमें होती है। जैसे कि लोहा हो गया आयरन, मैग्नीज हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या? इन सब में आपका लोहा है। ठीक है, दूसरा प्रकार आपका आता है अलो धात्विक यानी नॉन फेरस। ये क्या होता है? जिसमें लोहा नहीं होता। क्या? जैसे आपका तांबा हो गया, ठीक है, सीसा हो गया यानी लीड, तांबा यानी कॉपर, सीसा मतलब लेड। आप लोग मैगी में देखे होंगे ना, मैगी में पिछले कुछ साल पहले आया था, आपने लेड की मात्रा काफी ज्यादा थी, तो वो क्या है? वो सीसा आपका। ठीक है, जस्ता यानी जिंक, सोना तो गोल्ड हो गया, ठीक, और वो सोना वाला सोना नहीं है, ये हीरे जो रात वाला आगे आते हैं चांदी। ये सारा आपका क्या? ये आपका अलो धात्विक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपका मेटेलिक मिनरल्स के बारे में? यानी मेटेलिक मिनरल क्या होता है आपका? धात्विक खनिज, वो खनिज जो जिसमें धातुएं मिलती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में यानी अधात्विक खनिज के बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई धातु नहीं होती। क्या होती है? इसमें कोई धातु नहीं होती, नॉन मेटेलिक है। ठीक है, मेटल ही नहीं है इसमें, तो नो मेटल प्रेजेंट यानी कोई धातु नहीं होती। जैसे गंधक हो गया यानी सल्फर, जिप्सम हो गया, ठीक है, एस्बेस्टस हो गया, ये सारी क्या? ये सारी आपकी नॉन मेटेलिक मिनरल यानी अधात्विक खनिज हो। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों हम लोग का खनिज ईंधन यानी मिनरल फ्यूल। ये क्या होता है? ईंधन यानी फ्यूल्स, ठीक है, जो जलाने से आपको क्या मिलता है? आपको लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है। ठीक है, तो खनिज ईंधन यानी मिनरल फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पेन निकालते हैं यहाँ पे। खनिज फ्यूल क्या होता है आपको? ये जलाने पर ऊर्जा देते हैं। क्या होती है? जलाने पर ऊर्जा देते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी चीज को आप जलाते हैं तो ऊर्जा देता है, हर तरह की एनर्जी देता है। कोई हीट एनर्जी देता है, कोई और एनर्जी लाइट एनर्जी देता है। ठीक है, तो खनिज ईंधन आपका जलाने पर ऊर्जा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का विवरण देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यानी डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल, महत्वपूर्ण खनिजों के मिनरल्स का विवरण देखते हैं यानी डिटेल्स। ठीक है, पहला आता है इसमें लो अयस्क यानी आयरन ओर। आयरन ओर मैंने सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ओर क्या होता है? किसी चीज का रॉ फॉर्म यानी जो कच्चा माल होता है वो इस तरीके का ओर कहलाता है। ठीक है, लो अयस्क यानी आयरन ओर जो होता है तो लोहे का मुख्य चट्टाने से मिलता है। क्या होता है? लोहे की जो मुख्य चट्टान होती है उससे मिलता है ये आपका लो अयस्क। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। आपको कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेवनाटाइट और सिडराटाइट। ठीक है, सिडराइट। तो मेगाटाइट, हेमाटाइट, लेमनाटाइट और सिडराइट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके लोह अयस्क यानी आयरन ओर होते हैं बच्चों। मुख्य उत्पादक कौन है इसमें? भारत है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है और जापान है और स्पेन है। ठीक है, ये सारे आपके मुख्य उत्पादक हैं आपके लोह अयस्क के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे क्या? लोहे से बर्तन बनता है, गाड़ियां बनती हैं, मशीनें बनाई जाती है, समझे? तो ये आपका लो अयस्क है, समझ में है। आगे बढ़ते हैं हम अब्रक के बारे में यानी मीका। मीका क्या होता है? मीका भी एक तरीके का सॉफ्ट पत्थर होता है। ठीक है, मीका ये अपने इंडिया में नहीं रहता है, ये इंडिया में ही रहता है। ठीक है, भारत का विश्व में प्रथम स्थान है अब्रक उत्पादन में। ठीक है, आपका अब्रक जो होता है मीका वो आपका है आपके क्या? हल्का यानी लाइट, पारदर्शी और लचीला यानी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो मीका जो है आपका वो हल्का, पारदर्शी और लचीला होता है। विद्युत का कुचालक यानी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती। मतलब अगर इसको पकड़ करके आप कोई इलेक्ट्रिक चीज को छुएंगे तो उससे आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और उपयोग इसका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है, कुछ मेडिसिन में भी यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में मीका का, अब्रक का। और भारत का विश्व में प्रथम स्थान है अब्रक उत्पादन करने में। ठीक है, तो अब्रक उत्पादन में भारत जो है सबसे विश्व में नंबर 1 पे है। ठीक है, समझ में आया अब्रक क्या होता है, मीका क्या होता है। ठीक है, तो ये हल्का होता है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, लचीला होता है,
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रॉनिक में उपकरण में उपयोग होता है। और भारत में विश्व में पहले स्थान पे उसका उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं वो लोग मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज क्या होता है बच्चों? तो लोहे के साथ मिलकर उपयोग होता है, समझे? तो लोहे के साथ मिलाकर इसका उपयोग होता है मैग्नीज का। किस चीज में उपयोग होता है? स्टील बनाने में मैग्नीज का यूज होता है। बैटरियां बनाने में, कीटनाशकों को बनाने में, ठीक है, इंसेक्टिसाइड जो होता है, जो खेतों में और अनाज में आपके कीट लगते हैं, उसको मारने के लिए, उसको कीटनाशकों के लिए आपका मैग्नीज का यूज होता है। उत्पादक कौन कौन से देश है आपको? भारत, अमेरिका, ब्राजील और यूक्रेन। ठीक है, ये आपके 4 आपके उत्पादक देश होते हैं। समझे मैग्नीज के बारे में? तो ये लोहे के साथ मिलाकर के इसका यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं सोना। सोना वही जो सोना जो आप लोग अपने गले में पहने होंगे, ठीक है, वो सोना नहीं जो आप बेड पे करते हैं। ठीक है, तो बहुत मूल्यवान यानी वैल्यूबल होता है धातु है ये। सुंदर और टिकाऊ है, समझे? सुंदर भी दिखता है और टिकाऊ भी यानी ड्यूरेबल भी है, सालों साल चलता है। ठीक है, उपयोग इसका गहने में, दवाइयों में कई सारे आयुर्वेदिक वगैरह यूनानी मेडिसिन होते हैं, उसमें सोना का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में, इन सभी चीजों में आपका सोना का यूज होता है। ठीक है, उत्पादक देश कौन कौन से? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आपके उत्पादक देश हैं किसके? सोना के बच्चों, समझे? अब आते हैं चांदी के बारे में। तो चांदी भी आपका वैल्यूबल है। ठीक है, तो सफेद होती है, चमकीली धातु होती है। ठीक है, उपयोग इसका सिक्के में, फोटोग्राफी में, दवाइयों में। ठीक है, दवाइयों में तो मस्त है सिक्का आपका, और सोने के सिक्के भी होते थे आपके, चांदी के होते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफी वगैरह में भी यूज होता है। उत्पादक देश कौन सा आपका? मैक्सिको, पेरू, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। समझ आया बच्चों? अब आते हैं टिन के बारे में, यानी टिन, TIN। ठीक है, तो इसका क्या होता है? रांगा पत्थर से प्राप्त होता है। किससे? रांगा पत्थर से ये प्राप्त होता है आपका टिन। उपयोग इसका टीन के डब्बे, मोटर पार्ट्स और दवाइयां बनाने में इसका उपयोग होता है। उत्पादक देश आपके कौन से? चीन है, मलेशिया है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया टिन क्या होता है? तो रांगा पत्थर से आता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं तांबा के बारे में। किसके बारे में? तांबा के बारे में। तांबा यानी कॉपर। क्या होता है तांबा? कॉपर होता है। ठीक है, तो कॉपर जो आपका विद्युत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है कॉपर। ठीक है बच्चों, उपयोग इसका बिजली के तार में, मोटर में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बिजली के तार में कॉपर, आपने सुना होगा, कॉपर की बाइंडिंग होती है पेन की। ठीक है, कॉपर के तार होते हैं, है कि नहीं? तो कॉपर का तार बिजली में, मोटर में और बर्तन में यूज होता है। तो इसके उत्पादक देश कौन से होते हैं आपके? चिली प्रथम स्थान पे आपका कौन सा है? चिली है। ठीक है, अमेरिका है कि नहीं? अमेरिका आपका है जिसका कॉपर बनाने में, और पेरू और भारत। ठीक है, तो ये सारा आपका कॉपर यानी तांबा बनाने में उत्पादक देश। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं शक्ति के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, शक्ति यानी एनर्जी, तो इसका स्रोत यानी सोर्स। तो पढ़ते हैं कोयला के बारे में। क्या सोर्स कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आती है? तो पहला सोर्स जो है आपका वो है कोयला। ठीक है, तो कोयला यानी कोल। तो कोयला के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्राचीन पेड़ पौधे जमीन में दबकर कोयला बनते हैं। ठीक है, तो जब कई सारे पेड़ जो होते हैं पुरानी जमाने के पेड़ जमीन के अंदर दबो रहते हैं सालों साल, ठीक है, 100 साल, तो वो क्या बन जाता है? वो कोयला बन जाता है। ठीक है, तो प्राचीन पेड़ पौधे जमीन में दबकर कोयला बनते हैं। इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड या काला हीरा यानी ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लैक डायमंड और ब्लैक गोल्ड दोनों चीज कहा जाता है इसको। ठीक है, उपयोग इसका बिजली उत्पादन में, इस्पात में, सीमेंट में, उर्वरक में, रसायन में, ये सभी चीजें में आपका इसका उपयोग होता है कोल का। ठीक है, किस्म कौन कौन से किस्म के आते हैं आपके? एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीड, इन 4 किस्म के आपके आते हैं कोल। ठीक है, उत्पादक देश कौन सा होता है? पहले नंबर पे आपका चीन हो गया, USA हो गया, दूसरे नंबर पे भारत और रूस और जापान। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका कोयला है। तो समझ में आया ना दोस्तों? आपका चीन हो गया, USA हो गया, भारत हो गया, और तो चलो बच्चों, ये था आज की क्लास। हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा था आज की क्लास में। तो पहला हमने पढ़ा तो पृथ्वी का 30% हिस्सा आपका वन से ढका हुआ। किससे ढका हुआ? वन से ढका हुआ है। ठीक है, तो 30% हिस्सा आपका वनों से ढका हुआ है। वन हमें लकड़ी, औषधियां और रेशा आदि देते हैं। ठीक है, रेशा यानी फाइबर्स देते हैं। ठीक है, खनिज पृथ्वी के अंदर से पाए जाते हैं। कहाँ? मिनरल्स कहाँ से पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर से पाए जाते हैं। खनिज के प्रकार हमने देखा धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। ठीक है, लोहायस, अभ्रक, मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा, मुक्त खनिज, इनके बारे में हमने पढ़ाई कर ली। कोयला ऊर्जा का बड़ा स्रोत होता है जिसे काला सोना या फिर काला हीरा भी कहते हैं। भारत खनिज उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है खनिज उत्पादन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम लोग कल पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। इसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है,
अभी आपकी लंबी क्लास बची है, मतलब 3-4 स्लाइड्स और बची हुई है, ठीक है। चलो हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। एक और चीज आपका जिसमें उत्पादक आपका भारत काफी ज्यादा आगे रहता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम परिभाषा, पेट्रोलियम एक प्राकृतिक खनिज तेल है, क्या है, नेचुरल मिनरल ऑयल है, जो जमीन के नीचे चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चट्टानों, जमीन के नीचे चट्टानों में पाया जाता है। या समुद्री जीव यानी जीव जंतु यानी सी एनिमल्स और पेड़ पौधे यानी प्लांट्स के लाखों साल पहले दबे जाने के कारण से बना होता है। तो किस तरीके कैसे पेट्रोलियम आपका बनता है? जो पेड़ पौधे जो आपके होते हैं, तो लाखों साल जब वो दबे होते हैं तो कोयला भी बनता है और उससे पेट्रोलियम भी बनता है, ठीक है। तो सी एनिमल्स जो होते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो लाखों साल दबे रहते हैं समुद्र के किनारे, वो आपका क्या, वो पेट्रोल बन जाते हैं धीरे धीरे सालों में। विशेषताएं क्या होती हैं? यह गैस और नमकीन पानी के साथ साथ पाया जाता है, ठीक है। ये कैसे पाया जाता है? ये आपका गैस के साथ और नमकीन पानी यानी साल्ट बटा समुद्र के किनारे रहता है, समुद्र के अंदर रहता है या पास रहता है, तो ये क्या नमकीन पानी के साथ पाया जाता है। इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम देख रहे हो कितना महंगा, 100 से ऊपर हो गया, ठीक है। उपयोग क्या है? गाड़ियों में, व्हीकल्स में, मशीनों में चलाने में, ठीक है। प्लास्टिक, नाइलॉन, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, रसायन, केमिकल बनाने में, इन सभी चीजों में आपका पेट्रोलियम का यूज होता है, ठीक है बच्चों। उत्पादन का क्षेत्र कौन सा होता है? मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से कंट्रीज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं? पहला आता है आपका सऊदी अरब, यानी पहला सऊदी अरब जो होता है वो सबसे पहला है, इसी के लिए बहुत अमीर है, ठीक है। रूस आता है यानी रशिया दूसरा देश। तीसरा आता है आपका अमेरिका, और अन्य आपके आते हैं चीन, ईरान, इराक, कुवैत, म्यांमार, इंडोनेशिया, भारत, जापान, रोमानिया और कतर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका कौन सा? सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पे आपका रशिया है। तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका। बाकी सब लाइन से फिर आगे हैं चीन, ईरान, इराक, कुवैत, म्यांमार, इंडोनेशिया, भारत, जापान, रोमानिया और कतर, ठीक है बच्चों। समझ में आया पेट्रोलियम के बारे में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जल विद्युत शक्ति यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जल विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है। तो नाम ही से आपको पता चल रहा है, जल यानी पानी से, विद्युत यानी विद्युत पैदा करना, आपकी क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है। तो बहते हुए जल यानी फ्लोइंग वाटर की ऊंचाई से गिरा करके, अब टरबाइन क्या होता है? टरबाइन एक मोटर होती है, ठीक है। तो टरबाइन को रोटेट करते हैं तो आपका बिजली उत्पन्न होती है। अब रोटेट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो मैनुअली उसको रोटेट करो तो बहुत भारी होती है, ठीक है। उसको रोटेट करने के लिए आपका फ्लोइंग वाटर की ऊंचाई से, फ्लोइंग जो पानी होता है, जल, बहता हुआ जल को ऊंचाई से गिराया जाता है उसके ऊपर, जिससे टरबाइन जो होती है वो नाचने लगती है, घूमने जाती है और उससे बिजली बनने लगती है, ठीक है। महत्व क्या होता है इसका? क्या एक स्वच्छ यानी क्लीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल्स एनर्जी है। रिन्यूएबल यानी हमेशा कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि आपकी फ्लोइंग वाटर तो हमेशा चलती रहेगी, टरबाइन तो आपके पास हमेशा रहेगा, तो हमेशा चलने वाली ये एनर्जी आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख उत्पादक देश। कौन से प्रमुख उत्पादक देश जो होते हैं आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों। तो आपने जल विद्युतीय शक्ति आपने पढ़ ली थी। अब हम आते हैं प्रमुख उत्पादक देश के। प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से होते हैं आपके? अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, भारत और जापान, इटली, नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रमुख उत्पादक देश हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके किस चीज की है? देखो यहाँ पे लिखा था रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, यानी ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा होती है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उद्योग धंधे के बारे में पढ़ते हैं। उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो उद्योग का अर्थ क्या होता है? जब कोई ऐसा व्यवस्थित काम यानी सिस्टमेटिक वर्क जिसमें कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल को बदल कर नया सामान बनाया जाए, ठीक है, नया माल बनाया जाए। जैसे आपका लोहा हो गया, लोहे को गलाकर आप पाइप बना दो, ठीक है, लोहे की पाइप, या लोहे की चादर बना दो, शीट बना दो, आदि बनाना, ये सारी चीजें बनाना आपका क्या है? ये सारी उद्योग है। तो रॉ मटेरियल से को बदल करके आप नया सामान बना दीजिए जो कि आपके उपयोग में हो, तो वो क्या है आपका? वो आपका उद्योग है, ठीक है बच्चे। देखो दोस्तों, जब हम कच्चे माल को बदल कर नया सामान बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसी को ही आप उद्योग यानी इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे व्यवस्थित काम जिसमें कच्चे माल को बदल कर नया सामान बनाया जाए, जैसे लोहा का पिघलाकर पाइप का या चादर बनाना, ये आपका क्या? ये आपका उद्योग है। अब हम देखते हैं तो उद्योग में हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो उद्योग स्थापन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी आवश्यक चीज होती है? पहला आपका कच्चा माल रॉ मटेरियल होना चाहिए, श्रमिक यानी लेबर होने चाहिए, ठीक है। आगे आपका होता है पूंजी यानी पैसा यानी कैपिटल, बिजली होनी चाहिए, पावर, बाजार होनी चाहिए बेचने के लिए, और परिवहन सुविधा यानी ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ खास उद्योग को देखते हैं, जैसे आपका लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड
इस्पात यानी स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जरूरी सामग्री इसमें कौन कौन सी होती है, लोहा और स्टील इंडस्ट्री में आपका लोहा, आयस्क यानी आयरन और मैग्नीज, ठीक है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, डेलोमाइट, मैग्नीसाइट और फायर क्ले यानी अग्निरोधक मिट्टी, ठीक है। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता है, ये सब जरूरी सामग्री होती है आपकी, ठीक है। प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से होते हैं आपके, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, जापान, चीन, भारत, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये सबको समझने कुछ नहीं आपको, बस आपको इसमें रटना है, केवल याद करना है, ठीक है। कौन कौन से निर्यातक यानी एक्सपोर्ट करते हैं इस चीज को, मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री बेचते हैं जिससे उनको पैसा यानी आमदनी होती है। तो एक्सपोर्ट क्या कौन कौन सा कंपनी, कौन सा कंट्री करता है, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट कौन कौन करता है आपका, तो आयातक आपका इम्पोर्टर कौन है, भारत इम्पोर्ट करता है, अपने पास लेता है। दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका, ये सारी चीजें आपकी इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो लोहा इस्पात उद्योग जो होता है ये एक भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्री है। इसमें जरूरी सामग्री जो होती है लोहा, अयस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि होता है, यूज होता है, ठीक है। उत्पादक देश आपके अमेरिका, जापान, चीन और भारत है, ठीक है। अब हम देखते हैं वस्त्र उद्योग, कौन सा, टेक्सटाइल उद्योग यानी वस्त्र उद्योग। इसके प्रकार होते हैं कौन कौन से, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सारे जो नए मॉडर्न टाइप के आपके टेक्सटाइल आते हैं वो सारे आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग में आपका सूती हो गया, ये सब, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं सूती वस्त्र के देश कौन कौन से, जो देश होता है जो सूती आपका बनाता है, ठीक है। तो कॉटन प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कॉटन प्रोड्यूसर कंट्रीज के बारे में हमने देखते हैं, तो भारत, अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश आपके सूती को प्रोड्यूस करते हैं यानी कॉटन को, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये सारे आपके जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी अब हम पढ़ते हैं बच्चों, ऊनी वस्त्र, ठीक है, यानी वूल। ऊनी वस्त्र आपका ये क्या होता है, आपका शीत ठंडे क्षेत्र में यानी कोल्ड रीजन में ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। अरे यार ये पलट के जाता है। फिर आता है आपका रेशमी वस्त्र यानी सिल्क, जो रेशम कीड़े से बनता है, ठीक है। रेशम की कीड़ी यानी सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है आपका रेशमी वस्त्र। जरूरी तत्व कौन कौन से, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं आपके, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, श्रमिक यानी लेबर, कुशल कारीगर, स्किल्ड आर्टिशियन, पूंजी यानी पैसा, कैपिटल, बाजार और परिवहन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आप पेपर उद्योग यानी कागज उद्योग के बारे में। ज्यादा नहीं, छोटी सी क्लास है, ठीक है। एक टॉपिक और बचा हुआ आपका संचार व्यवस्था, ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो अब पढ़ते हैं कागज उद्योग यानी पेपर इंडस्ट्री के बारे में। इतिहास क्या होता है इसका, कागज का आविष्कार आपका 207 ईसा पूर्व में चीन में साइलून ने किया था, ठीक है। टी आपका यहाँ टी है ना, तो टी आपका वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कागज का आविष्कार आपका 207 ईसा पूर्व में चीन के साइलून ने किया था। यूरोप में क्रमशः शुरुआत कब हुई थी आपकी, स्पेन और इटली में आपका 1150 में, फ्रांस में आपका 1189 में, जर्मनी में आपका 1291 में, इंग्लैंड में आपका 1330 में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो कागज उद्योग जो है इसका इतिहास है, कागज का आविष्कार 207 ईसा पूर्व में चीन में साइलून ने किया था। उत्पादक इसका कनाडा, अमेरिका, भारत, चीन है, ठीक है। प्रमुख देश आपके कौन है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया और चीन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक यानी कि संचार व्यवस्था यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो भारत का डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए सबसे पहला आपका क्या हो गया, आपका भारत का डाक हो गया। उससे पहले क्या हो गया, उससे पहले जो कबूतर वाला था, ठीक है, लव स्टोरी वाला कबूतर जा जा जा, ठीक है, मेरे प्यार की मिट्टी, ऐसे कुछ है ना, कुछ गाना है। तो विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली यानी लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम जो है विश्व की सबसे बड़ी भारत की आपकी डाक प्रणाली है। शुरुआत इसके 1766 ईस्वी में हुई, कब हुई, 1766 में। वर्तमान में लगभग 1,55,665 डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस हैं। पत्र, पार्सल, अखबार, बिल आदि पूरे देश में पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है, आपका भारत का डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया, समझे बच्चों। तो देखो भारत का डाक व्यवस्था हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने और चलाने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला आपका संचार व्यवस्था और दूसरा रहता है आपका परिवहन। संचार व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत का डाक व्यवस्था ये दुनिया का सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। शुरुआत इसके 1766 ईस्वी में। लगभग 1,55,665 डाकघर अभी तक हैं। ये पत्र, पार्सल, अखबार, बिल आदि पूरे देश में पहुंचाती है, ठीक है। अब आते हैं परिवहन के मुख्य प्रकार यानी टाइप्स ऑफ परिवहन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होता है आपके, जल परिवहन, जल में, थल में चलने वाले, लैंड में, जल परिवहन यानी पानी में, और वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
आपके परिवहन के 3 प्रकार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान हम लोग देख लेते हैं बोनस फैक्ट्स के रूप में। अब कुछ बोनस फैक्ट्स है जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है आपके डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन है आपका? बैकाल झील। ठीक है, लेक ऑफ बैकाल। भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड एंटिटी रेलवे है आपका। ठीक है, रानीगंज कोयला खान कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अबीर गुलाल में उड़ने वाला रंगीन पदार्थ आपका क्या? अभ्रक है, यानी मीठा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये थे आपको कुछ बोनस फैक्ट्स। अब हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पेट्रोलियम क्या है आपका? ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना है। मुख्य उत्पादक कौन है? सऊदी अरब है। जल विद्युत आपका साफ ऊर्जा होती है। प्रमुख देश आपका यूएसए और भारत है। लोहा इस्पात यानी भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्रीज देश आपका अमेरिका और जापान इसमें आगे है। वस्त्र उद्योग में आपका सूती, ऊनी, रेशमी, कृत्रिम वस्त्र यानी न्यू जनरेशन वाले जो वस्त्र होते हैं वो सारे, पॉलिस्टर वगैरह। ठीक, कागज यानी चीन में आविष्कार हुआ। उत्पादक कागज का कनाडा और अमेरिका है। संचार भारत की डाक सबसे बड़ी है संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। परिवहन आपका थल, जल, वायु तीनों मुख्य प्रकार है आपके। समझो बच्चों, ये था आपकी क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। तो बच्चों कैसी लगी आपकी क्लास? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे को। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें और हमारा बेल आइकन दबाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें। हमारा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, TP.पाठशाला करके हमारे इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। आप इंगेजमेंट दे सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, डाउट हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।